अगर ये वॉर थोड़ा और आगे लंबा चला तो आपको लगता है कि बाकी देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे? मुझे लगता है कि ये सवाल ऐसे होता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्या ये वार खींचेगा? डिपेंडेंसी इंडिया की और उसकी जो कंडीशन है, क्या आगे क्रिटिकल हो सकती है? उसके बाद में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए कि कुछ चीज़ें हमारी तरफ से वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। ये सारे झगड़े की जड़ होती है रिसोर्स। जिसके पास रिसोर्स है उसके पास इकोनॉमी है, जिसके पास इकोनॉमी है हु रूल द वर्ल्ड। तो ये तो बात हुई, आपने एक इंसिडेंट्स की मुझसे बात कही। अब मैं आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट जो आप मुझसे पूछ रहे थे, तो सीक्वेंस इंसिडेंट्स में आपको बताता हूँ। 3 इवेंट्स का मैं जिक्र करता हूँ आपसे। आपने एक जो दोहा का नाम बतौर सुना होगा, इकोनॉमिक फोरम रेगुलरली जो इवेंट्स होते हैं, दोहा की मीटिंग होती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे। उसके बाद में जो नेक्स्ट मीटिंग हुई, हाँ, उसमें जिनेवा या जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं वहाँ, और अपनी पार्टनरशिप पे आप लोग बातें करते हैं। उसका थर्ड फेज़ जो पार्टनर में आता है वो होता है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग अभी तुरंत अभी हुआ है। वहाँ पे यूएस के रिप्रेजेंटेटिव क्रिस्टोफर ये इंडिया को सीधे आपके ही मंच पे आके आपसे सीधे तौर पे ये कह देते हैं कि हम आपको चाइना की तरह इतना स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग कैपेबल स्टेट नहीं चाहते। अच्छा, डायरेक्टली? यस, व्हाट इट मीन। और आप अपोज नहीं करते हो, क्या करना चाहिए था? तो इसके लिए ये भी किसी न्यूज़ आर्टिकल या कहीं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट है। रायसीना डायलॉग एक ऑफिशियल गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट है। ओके। गवर्नमेंट ने अपोज नहीं किया। जैसे देना वाले केस में हुआ, जो इंसिडेंट देना वाला जहां आ रहा था, श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है। आप ऑफिशियल देख लीजिए इसको, ये स्टेटमेंट है। उसने साफ कहा कि 2 अमेरिकन जो क्राफ्ट थे उन्होंने हमें लैंडिंग के लिए परमिशन मांगी, लेकिन वॉर और ये सब के लिए हमने उनको मना कर दिया। इवन जो ईरानियन शिप थे उनको भी इनिशियली उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये सिचुएशन आई, जब उसको टारपीडो किया गया और ये सिचुएशन आई, उसके बाद में एक ये शिप, दूसरा एक और नेक्स्ट शिप है जो अभी भी उसके पास है, जो तिकनूमाली में अभी एंकर किया हुआ है। ओके। वो एक ईरानियन शिप वहाँ है, एक इंडिया के पास है। तो जब श्रीलंका जैसा कंट्री अपने स्टैंड को क्लियर कर सकता है, तो हमको चाहे देना का इंसिडेंट हो, चाहे रायसीना डायलॉग हो, आपका स्टैंड लेना चाहिए। जब रशिया के साथ हमने क्रूड ऑयल का ट्रेड बंद कर दिया, अब उसके बाद इस ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन में, इस वॉर सिचुएशन में, अमेरिका इंडिया से कहता है, अमेरिका इंडिया को कहता है कि हम आपको देते हैं 30 डेज़ का वेब ऑफ। अब रशिया ने उसको काउंटर किया। रशिया ने कहा कि जब रशिया से हम पहले तेल ले रहे थे तो वो एक सब्सिडाइज रेट पे ले रहे थे। इवन करेंसी कंसर्न भी मैटर नहीं था, वो कहीं ना कहीं गुड एक्सचेंज मोड में भी चल रहा था। ठीक है, इंडिया को तो बहुत ज़्यादा, मोर देन 42 लाख करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा चला गया। अब एक सॉवरेन स्टेट को कोई ऐसा कहे तो ये कहाँ तक जायज़ आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सा डिप्लोमेटिक मूव है? जब भी हमारा मैं बीच में माफ़ी चाहूँगा, अभी डिपेंडेंसी की अगर बात करें तो कितनी इंडिया की डिपेंडेंसी है कि मतलब अगर क्रूड ऑयल की हम बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, तो कल के दिन अगर वहाँ भी जो एक ब्रिज की बात आपने की, अगर ब्रिज को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो डिपेंडेंसी अगर वहाँ से कितनी इंडिया की है कि कितना फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, मोटे तौर पर क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिकली लास्ट में आके आम पब्लिक को ही झेलनी है। तो जी तो इकोनॉमिकल अगर इसको देखा जाए तो कितना एक डिपेंडेंसी का गेम आगे हो सकता है? देखिए, आप इस बात को 2 तरीके से समझिएगा। इसमें 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि सीधे तौर पे ईरान से हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट उतना नहीं है। अगर उसको देखें तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है हार्मुज स्ट्रेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो और देश जो हैं जिनसे हम ट्रेड करते हैं, वो जो शिप्स हैं हमारे हैं, वो उसी रूट से आने वाले हैं। ये तो जो और हमारे अरब कंट्रीज़ हैं जिनसे हम ट्रेड ऑफ करते हैं, उनका ब्लॉकेड होना ही हमारे लिए मुश्किल की घड़ी थी। जबकि आप पहले देखेंगे, आप अगर उसका स्टडी उठा के देखें, पहले लगभग 32 जहाज़ों की बात हुई, जिसमें ऑयल टैंकर्स भी थे, LNG के भी वो थे, और ये सब मिला जुला के, चाहे क्रूड ऑयल हो चाहे गैस हो, उनकी सप्लाईज़ के लिए हमारे पास लगभग 32 टैंकर्स की बात थी।
जी। वो नंबर बढ़ते 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 अभी जो मोटी मोटी बात हो रही है लगभग 22 टैंकर्स की बात हो रही है। तो अब पॉइंट ये आता है कि इसका मतलब बात को कि लगभग शायद 10 के आसपास शिप हमारे आ गए होंगे जी। हाँ, बट ऑफिशियली देखा जाए तो हमारे पास 2 शिप अभी आए हैं। तो मैं आपको बताऊं 2007 और 8 का दौर था। डॉलर जो क्रूड ऑयल है वो चला गया था 147 बैरल। 147 जाने के बाद भी इंडिया एक स्टेबिलिटी के साथ कैसे बाहर मूव कर गया, और अभी तो हम 112 पे हैं। तो फिर इतना हाहाकार क्यों है? इसका मतलब तो हम लोग अभी सस्टेन कर सकते हैं? नहीं, सस्टेन नहीं कर सकते आप। ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी क्या है। मैं इस बात को ऐसे समझाता हूँ आपको, इसको वैसे समझिएगा। जितना हम टोटल इंपोर्ट कर रहे हैं और वो इंपोर्ट से जो हम रेवेन्यू जनरेट किया और जो हमको टोटल अर्न हुआ, मतलब गवर्नमेंट को जो अर्न हुआ, वो लगभग 42 लाख मतलब 42 लाख करोड़ के आसपास का एक फिगर हम मान के चलते हैं मोटे तौर पर। अब जब वो एक सिचुएशन आई, उसमें किया क्या, जैसे उस टाइम का दौर था तो लगभग वो 12 लाख डॉलर के आसपास की उसमें थी, जिसमें से 12 में से लगभग 9 लाख करोड़ रुपए तो हमने सब्सिडाइज कर दिया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही थी उसको सब्सिडाइज करके हमने अपनी प्राइजेस, ऑयल प्राइजेस को मेंटेन रखा। जी। क्यों रखा? क्योंकि सरकार ने उसको सब्सिडाइज कर दिया कि आम जनता पे वो भार ना पड़े। जो हमने लाभ कमाया है वो लाभ सीधे तौर पे जनता के हित में चला जाए। बिल्कुल। वी आर वेलफेयर स्टेट। जी। हाँ, जो शायद हम भूलते जा रहे हैं। अभी जो कम प्राइस में, जैसे रशिया से हमको कितने कम प्राइस में ऑयल मिल गया, और कंट्री से जब जो हमारे अलायंस थे जिनसे हम लोग ट्रेड ऑफ कर रहे थे, आप उस दौर को भी देखिए कि जब बैरल पर बैरल 50 से भी नीचे चला गया, हमारे टोटल कॉस्ट तो उससे भी नीचे चले गए, तो आपकी प्राइस भी तो कम हो जानी चाहिए थी। ऑयल का भी तो कीमत कम होना चाहिए था, पेट्रोल का कीमत कम होना चाहिए था, डीजल का कीमत कम होना चाहिए था। बिल्कुल। हाँ, वो जो एक्यूमुलेशन था, वो प्रॉफिट अगर आप इस प्राइस को बनाए रखना चाहते हैं आम जनता के लिए, तो जो आपने गेन किया है, जो प्रॉफिट आपने एक्वायर किया है, उस प्रॉफिट को फिर से हमको रिलीज़ करना होगा। और हम चाहें तो काफ़ी हद तक इस प्राइस को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये लड़ने का एक तरीका है। लेकिन ऐसा हो पाए अगर पॉलिसी ऐसी हो तो? हाँ, अगर सरकार चाहे तो। 2007-8 में भी सरकार ने ही चाहा था। तो अगर ये सरकार चाहे तो वो चीज़ें हो सकती, क्योंकि अभी हमारा प्रॉफिट उससे 3 गुना से ज़्यादा है। क्योंकि अभी के हालात तो ऐसे हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो एलपीजी पे जो असर पड़ा है अभी पूरे देश में, जो आपने हाहाकार की बात की, तो एलपीजी को लेके एक अलग वे में एक हाहाकार मचा हुआ है। इतने क्राइसिस पब्लिक को झेलने को देखने को मिल रहा है। आए दिन रील्स वीडियोस में इतनी सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं। देखिए, क्रूड ऑयल और एलपीजी का नेचर थोड़ा अलग है, उसको अलग तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि स्टोरेज जो कैपेसिटीज़ होती हैं उस पर डिपेंड करता है। आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि नेचर ऑफ क्रूड ऑयल जो होता है वो रिफाइनरीज में जाता है और रिफाइन हो गए मल्टीपल जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग उसका कंजप्शन होता है। जी। अब जो गैस का इशू है, गैस में जैसे विशाखापट्टनम और बेंगलोर, ये कुछ हमारे पास मेजर स्टोरेजेस हैं, तो हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है। आप वहाँ उस कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। वॉर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं है, वॉर से सीधा कनेक्शन है कि भाई सप्लाई हमको कहीं से हो रही है, बट नेचर का डिफरेंस है। आप नेचर को समझिए। जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल, डीजल और ये जो चीज़ें हैं, आप ऐसा नहीं है कि एलएनजी सीधे तौर पे सिर्फ क्रूड ऑयल से ही निकल रही है। एलएनजी नेचुरल गैस है, उसके 2-3 पैटर्न हैं। तो जो गैस है, गैस स्टोरेज फैसिलिटी, उसका जो लिमिटेशन है वो हमारे पास 9 से 10 दिन के आसपास का मोटा मोटा स्टोर होता है। और क्योंकि ये रेगुलर सप्लाईज हैं, इसमें 2-3 तरह की सप्लाई होती है। एक तो सिलेंडर के थ्रू सप्लाई होती है, एक पाइपलाइन के थ्रू सप्लाईज होती हैं। वो सप्लाई हमको मेंटेन करनी पड़ेगी, और उस सप्लाई के लिए हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। तो वो बेसिकली बैलेंस नहीं हो पा रही है। वो बैलेंस नहीं हो पा रही है। आप सरल भाषा में समझिए कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के जो हमारा स्टोर है, वो उसकी फैसिलिटी हमारे पास मोर देन 60 डेज है, तो हमको उस पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थोड़ा एक हिसाब है वो स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर के चीज़ें। देखिए, ईरान को समझने की ज़रूरत है। ईरान को 2-3 उस पर समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू बताता हूँ ईरान को। लगभग 9.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ईरान, एक डिफरेंट डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफी वाला ईरान, हाँ, विथ फुल ऑफ सैंक्शंस ईरान। एक तरफ ईरान खड़ा है, एक हमारा देश है, एक सॉवरेन
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसकी पर कैपिटा इनकम अभी मोटे मोटे तौर पर $2500 के आसपास है। ईरान की 5000 है। लिटरेसी रेट इंडिया से हाई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक आदमी कितने दिन जीता है, आप 67 के आसपास हैं, वो 75 साल से ऊपर चल रहा है। और उन सारी सिचुएशंस में है जिन सिचुएशंस में वो सैंक्शंस के साथ है। हाँ, नो डाउट इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सैंक्शंस, और उस सिचुएशंस में वो करके भी कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बढ़ा रहा है। ये तो हुई आपके, मैंने डेमोग्राफिक उस तरह की बात की, इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से। आप इसको गवर्नमेंट के हिसाब से देखिएगा। वहाँ पे गवर्नमेंट अलग तरीके से सिस्टम में काम करती है। वो भी एक तरह के इलेक्शंस वहाँ होते हैं, वहाँ भी प्रेसिडेंट है, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट से ऊपर जो है वो एक रिलीजियस काउंसिल है उनकी, वो इन सब से ऊपर है। ओके, तो मैन कंट्रोलर वो है बेसिकली। वो मैन कंट्रोल वही है। पूरे ईरान के 31 सूबे हैं, और ये जो रिलीजियस काउंसिल है, इसके 12 मेंबर्स हैं जो इन सारी चीज़ों पे डिसीजंस लेते हैं। और वो जो भी प्रेसिडेंट डिसीजन दे या कोई भी डिसीजन को ओवररूल करने का पावर, या किसी भी चीज़ का फाइनल डिसीजन अगर कोई लेगा, वो IRGC लेगा या उनका सुप्रीम लीडर लेगा। रिलीजियस काउंसिल उनकी जो है वो फाइनल डिसीजन है, उस पर लेती है। तो मतलब यहाँ 2 लेयर हो गई हैं, एक तो सिस्टम की, मतलब कोई भी अगर बिल भी अगर पास करना है तो बेसिकली वहीं से होगा। नहीं, बिल का देखिए आप इशू समझिए, पार्लियामेंट्री अगर वो सारी चीज़ें हो गई, ये वैसे ही है कि उस अपर कंट्रोल पे जब जाता है, जब उसको कंट्रोवर्शियल लगता है। ओके, जब उसको लगता है कि हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं, हमारे रोजमर्रा के जेनरिक जो चीज़ें हैं उनमें उसका वो उतना नहीं रिलीजियस वो चीज़ें हैं, वो उस प्रिंसिपल पे फिट बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं जी। अब उसके बाद उनका पावर, मतलब अल्टीमेट पावर उनके पास है। अब आप ये देखिए, आपने कहीं ये सुना कि ईरानी सेना ने अटैक कर दी? नहीं, कहीं नहीं सुना होगा। आपने हमेशा ये सुना होगा, हाँ, IRGC ने अटैक की। देखा जाए तो दोनों चीज़ें ही हैं कहीं ना कहीं। अगर रील्स में नॉर्मल वीडियोस की अगर बात करूँ तो ईरान है, मैं आपको समझा दूं, देखे तो आर्टिकल्स में, न्यूज़ पेपर्स में ज़्यादातर उसको यूज़ किया गया। नहीं, ये समझने वाली बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान को समझना है पहले, तब ये चीज़ें और क्लियर होंगी। IRGC जो है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल है, वो जो डिसीजन लेंगे, तो ये जो सारे अटैक या जो सारा कंट्रोल है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेट डिसीजन रिलीजियस कंट्रोल में, डिफेंस कंट्रोल में, इंटरनेशनल रिलेशंस में किसका होगा? IRGC का होगा। और जो आर्मी है, आर्मी को ये कह सकते हो कि आर्मी IRGC को सपोर्ट करेगी। ओके, दिस इज नॉट फाइट विथ आर्मी ऑफ ईरान विथ अदर्स। प्रेसिडेंट वगैरह के ऑर्डर की बजाय उनके ऑर्डर पहले लेगी। यस, जो फ्रंट पे लड़ रहा है वो आर्मी नहीं है, फ्रंट पे लड़ रहा है वो IRGC है। इसीलिए अमेरिका का कहना क्या था, मेरा अटैक करने का उद्देश्य सिर्फ है इसकी रिजीम को चेंज करना। शब्द समझिएगा, रिजीम को चेंज करना। रिजीम कौन है? खमनई, अली खमनई। लेकिन उनके बाद भी ये नहीं रुका भाई। अगर उनको चेंज करना ठीक है, अगर उनका कहना ये था, लेकिन उनके बाद क्या? अब वो नहीं है तो उसके बाद तो स्टॉप हो जाना चाहिए था सब कुछ। बिल्कुल, ये उनका एस्टिमेशन था कि जैसे ही रिजीम चेंज होगी, जनता सड़कों पे आएगी, रिवोल्ट होंगे। पहले के रिवोल्ट से उनको ऐसा लगा कि रिवोल्ट होंगे और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और 1979 से पहले का, जैसे अली रज़ा पहलवी और इन सब रजा सब जो भी इनका शाखा शासन था, वैसा हम अपना एक बंदा, जो भी सपोर्टेड बंदा हम बैठा देंगे और ये चीज़ें उसी तरह से चलती रहेंगी। लेकिन IRGC ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, अब उस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि जैसे उसने अटैक किया और लगा कि उनकी टॉप लीडरशिप अली लारिजानी है, ईरान, उनके बाद में अली लारिजानी, उनको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो एक तरह से डिफेंस चार्ज थे। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, वो एक प्रोफेसर थे जो खुद फिलासफ़र थे। फिलासफ़ी, रिलीजन, इमैनुअल कांट और इस पे जुड़ी हुई बातों पर उन्होंने खुद ने 3 बुक लिखी हैं। अब सोचिए कि वो किस लेवल का कोई बंदा होगा जो इन्वॉल्व हो करके कभी भी इस बात की पैरवी नहीं की कि हमारे पास एटॉमिक बम होना चाहिए या न्यूक्लियर बम होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब ये बताइए कि एक जो सुप्रीम लीडर है खमेनी साहब, दूसरे बड़े लीडर हैं अली लारिजानी, उनके लीडरशिप में IRGC ने जो काम किया,
ठीक है, जबकि वो कहते गए, क्या कहते गए कि हम लोग न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये हराम है क्योंकि ये मानवता के लिए खतरा हो सकता है जी। या होगा। हाँ, जब उन्होंने कह दिया, अब आपने क्या किया? आपने मान लीजिए कोई एक चीज़ है जिसको आपने बंद करके या चीज़ों को सिस्टमेटिक करके रखा हुआ है, आपकी जो अपर लेयर है आपने उसको तोड़ दिया, आपने सेकंड लेयर को भी तोड़ दिया। क्या गारंटी है कल को जो आने वाली जो रिजीम्स हों और जनरेशन्स हों वो उस बात पे एग्री करें? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। तो ये गलत हुआ, ये चीज़ें उस तरह से नहीं होनी चाहिए। क्यों? और फिर अटैक रेगुलर हैं। बिल्कुल। कभी जहन में आना चाहिए कि अगर रिजीम हुई तो अटैक क्यों रेगुलर हुए? क्योंकि जो 31 जो सब डिविजन्स की जो कमांड है IRGC की, वो 31 सूबों में बटी गई है और उनको फ्री हैंड है, मतलब सब अलग अलग IRGC कमांड के सब कमांड हैं और सब अपने उससे फ्री हैं। आप दूसरे को मना नहीं कर सकते कि आप अटैक नहीं करोगे। तो इसका मतलब जो एक कंट्रोल, जो सेफ्टी वॉल था, उसको आपने हटा दिया, आपने वो चीज़ गलती कर दी। हाँ, इसलिए लीडरशिप का कभी भी क्राइसिस नहीं आएगा ईरान में। आपकी समझ क्या कहते हैं कि क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उस तरीके से तो लगता है कि जल्दी रुकने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर नहीं जल्दी रुकने वाली तो उसके रिजल्ट भी नेगेटिव ही होने वाले हैं, क्योंकि वॉर एक वहाँ भी चल रहा है और एक करेंसी का ही वॉर चल रहा है, और तीसरा वॉर फिर लोगों की पॉकेट से शुरू हो जाता है, जो कि लास्ट में उसकी पॉकेट पे आके गिर जाता है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब क्या सजेशन हो सकते हैं? देखिए, वॉर ये जो सिचुएशन है, मतलब करंट सिचुएशन में अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आप इस बात को ऐसे देखिए कि जो स्टैंड उन्होंने ये जो सोच के किया, इज़राइल या जिस भी इंटरेस्ट में किया, अमेरिका ने ये सोचा कि मैं अपने इवेंट और कुछ एक्शंस के बाद में जिस तरह से उसने वेनेजुएला पे किया है, जिस तरह पे ग्रीनलैंड पे करना चाहा, उसने चाहा कि उसने इज़राइल को सपोर्ट किया और सारी बातों के बावजूद, क्योंकि सारी सिचुएशन और सारे एस्टिमेशंस के बावजूद, क्योंकि वॉर ऐसे नहीं होता है कि बिना किसी एस्टिमेशंस के, बिल्कुल वो कोई एस्टिमेशंस और सारी बातें या इंटेलिजेंस के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया होगा। बिल्कुल। तो अब ये बात तो तय हो गई कि उनका एस्टिमेशन गलत था। कहीं न कहीं वो ईरान के भूगोल को समझने में असफल रहे, पूरी तरह से। मोटी बात ये है। हाँ, दूसरी बात, जहाँ तक आप जहाँ करेंसी की बात कर रहे हैं, मैं आपको खेल बता देता हूँ। जब से UAE के इनके अलायंस बने और जब से पेट्रो डॉलर की बात आई, पेट्रो डॉलर का जो इशू है, मेन कहानी डॉलर को लेके है जी। इसका मतलब ये है कि जितना भी क्रूड ऑयल का ट्रेड जो भी होगा, जो भी ऑयल ट्रेड होगा, वो किस में होगा? डॉलर में। इसका मतलब है डॉलर का इम्पोर्टेंस वर्ल्ड में बना रहना चाहिए। तो बेसिकली सब कुछ अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पावर का ही गेम है और उसी के पीछे बिल्कुल ये सारी चीज़ें पावर के लिए ही, अपना इन्फ्लुएंस और अपनी इकोनॉमी। अब इस बात को थोड़ा और गौर करके समझिए, एक परत में खोल देता हूँ। बिल्कुल। अमेरिका की आज की जो सिचुएशन है ना, आप बताइए इंडिया की कितनी इकोनॉमी, हमारी टोटल इकोनॉमी कितनी ट्रिलियन की है अभी? हाँ, लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास हम लोग मान के चलते हैं जी। अमेरिका में जो हाई रेट ऑफ कंजप्शन है, और हम कहते हैं कि दिस इज़ द डेवलप्ड वर्ल्ड, दुनिया का सबसे डेवलप वर्ल्ड है और हाई रेट ऑफ कंजप्शन है, मोर देन इंडिया से 6 टाइम ज़्यादा रेट ऑफ हाई कंजप्शन है और व्हाटएवर, उस पे मोर देन 33 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। इस फिगर को समझिएगा। और जबकि रशिया के साथ अभी जो टाइज हुए, तब भी उसने कहा कि आपके बैंक और ये सारी चीज़ें हम फ्रीज कर देते हैं। ट्रेड किस में हो रहा है? क्रूड का डॉलर में। अगर उसको वापस लौटाना पड़ गया, मान लीजिए ये जितना पैसा दुनिया उससे मांगती है और लौटाना पड़ गया, तो उसकी इकोनॉमी क्या होगा? आप समझिए, ये दिस इज़ ऑल अबाउट, ये पावर गेम है, लेकिन ये पावर गेम किससे रूल हो रहा है? इकोनॉमी से रूल हो रहा है। तो ये सस्टेनेबल होना चाहिए, ये एक रिस्पॉन्सिबल रिजीम के साथ हो। अब अमेरिका इतने सालों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन अमेरिका को एक अच्छे लीडरशिप के उसमें देखा गया, जबकि कई बार हुए। ऐसा नहीं है कि बराक ओबामा हों, जॉर्ज बुश हों, जूनियर बुश हों, या सारे जितने भी हों, वॉर की सिचुएशन हुई, बहुत सारे एक्शंस रहे, चाहे वियतनाम वार हो, अफ़गानिस्तान का हो, या कहीं भी। लेकिन जो जितनी भी डिसीजंस ट्रम्प की रजिम में लिए गए, उससे कहीं ना कहीं वो भी वास्ता नहीं रख रहे हैं। तो ये जो डायलेमा की सिचुएशन है,
ये जो अनअकाउंटेबल जो बात है, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, ये जो बात है ना जी, उसमें चीज़ें पीछे हटती चली गई हैं। तो ये पावर का गेम है, ये इकोनॉमी का गेम है, ये इन्फ्लुएंस का गेम है, ये सिक्योरिटी का गेम है। आप मुझे एक बात बताइएगा, जितनी भी दुनिया के, लगभग आपने सुना होगा, जितनी भी दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपने मिलिट्री के मिनिस्ट्री को डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों कहते हैं? शायद उनके ये सोचना हो कि हम पहले एक्शन नहीं लेंगे, हम डिफेंस करेंगे। ऑफेंस भी तो हो सकती थी, आप डिफेंसिव हैं, लेकिन एवरी टाइम कोई स्टेट या कोई कंट्री, हाँ, आप डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं। आप हमला क्यों किए? आज की डेट में ट्रम्प बार बार एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमको डर था कि वो हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं। आप पे किया तो नहीं, लेकिन आपने उन पे हमला कर दिया। ये कौन सी नीति है? वो डिफेंसिव भी नहीं है ना। वही कह रहा हूँ, अगर है तो ये कौन सी नीति है? डिफेंसिव तो नहीं है ना। तो मतलब क्या होता है, एक अपने स्टेटमेंट में और एक अपने एक्शन में जो ये डिफरेंस है ना, ये जितना कम होगा ना, दुनिया उतनी आगे जाएगी। और इनमें जितना डिफरेंस होगा ना, ये गैप है, बिल्कुल, दुनिया पीछे जाएगी। ये पुश और पुल फैक्टर की तरह काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी वॉर हो, कोई भी युद्ध हो, तो कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है। बिल्कुल। और हर वजह को, अगर वजह पे जाओगे तो उसके पीछे भी अलग अलग स्टोरी आएंगी, उनकी अलग अलग लेयर्स निकलेंगे। हम सिर्फ एक वॉर पे बात कर रहे थे, लेकिन वॉर के थ्रू आपने जितनी लेयर्स पे लेयर्स, और अभी शायद पता नहीं और कितनी पड़ते होंगी। जी 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 जी, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा विषय है। बिल्कुल, हाँ, उसको बहुत इसमें समेटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये देखना चाहिए कि ह्यूमैनिटी के लिए ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब हमको आगे बढ़ना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। ये सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक समाज के लिए या किसी एक विशेष ग्रुप के लिए नहीं है, पूरे जो भी पूरा मानव हित है उसके लिए। आप ये बताइए कि हम एक वेलफेयर स्टेट में सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी जी, तो उसका फेथ कहीं न कहीं कम होता है। तो इसलिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। ये वॉर और ये सारी सिचुएशन, मतलब बैठ के संवाद किया जा सकता है। बिल्कुल, हाँ, एक टेबल पे बैठ के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। हाँ, उसी से मानवता बढ़ती है, सिविलाइजेशंस बढ़ती हैं। बिल्कुल, हाँ, बाकी सब चीज़ों से तो टूटने के अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कितने लोगों को किस किस तरीके से इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। तो क्या एक मैसेज देना चाहोगे आप आखिरी में कि क्या होना चाहिए? देखिए, इन सारी बातों के संदर्भ में ये चीज़ हो सकती है कि एक तो एस्टिमेट करना, जैसे अमेरिका ने ईरान को एस्टिमेट किया जी, एक अलग पावर के जैसा। जी, यस, किसी भी देश का दूसरे देश को एस्टिमेट करना, जी, हाँ, ये सिचुएशन को एस्टिमेट करना उतना आसान नहीं है। जी, बिल्कुल, हाँ, आज का जो वर्ल्ड आ गया, आज की जो टेक्नोलॉजी आ गई, आज की जिस तरह की चीज़ें हैं, हाँ, उसमें सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसान नहीं है। इसीलिए क्या है कि जिस तरह से जेनेवा में जो डिस्कशन हुआ और जिसमें जो बातें चलती गई, मुझे लग रहा है कि वो कंटिन्यू होना चाहिए था। और जिस लेवल पे वो एग्री हो गया था ईरान, अमेरिका को मान करके उस बात को आगे बढ़ाया जा सकता था, अगर सही मायने में वो चाहता तो। देखिए, कुछ गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं वॉर को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ईरान का जो एक्शन था, वो कहीं से भी अपनी सॉवरेनिटी के लिए कोई भी स्टेट कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कोई भी स्टेट अगर अपनी सॉवरेनिटी के लिए कंप्रोमाइज़ करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी सॉवरेनिटी खोता जा रहा है। अगर स्टेट अगर अपनी सॉवरेनिटी खो देता है, अपनी संप्रभुता खो देता है, बिल्कुल, बिल्कुल, आने वाले समय में आपका डिक्लाइन शुरू तय है। और जो आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं या कुछ और बनने की सोच रहे हैं अगर, हाँ, तो थोड़ा सा सावधानी और समय की जो नज़ाकत है उसको देखते हुए ये एक समय की ज़रूरत है। इस नज़ाकत में बहुत समझदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने आज उनको नकार दिया तो एक समय है आपको नकार देगा, है ना? वजह लेकिन होती फिर भी है। आपका सुझाव सही है कि मतलब समय के साथ आपको स्टैंड लेना चाहिए और लेना पड़ेगा आखिर में। लेना पड़ेगा। एक चीज़ होती है कि मतलब आप किस कीमत पे कौन सी चीज़ ले रहे हैं, ये कीमत तय करती है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, उसकी आपको कितनी कीमत, किस वजह पे
आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी किसी भी एक्शन की। बिल्कुल। अगर आप स्टैंड लेते हैं, आपको हो सकता है नुकसान हो, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव अगर किसी तरह का हो, जैसे आज हमारे रशिया से अलाइज होते तो आज की सिचुएशन में कुछ अलग ही बात होती। आप ये क्यों बात करते हैं? आप दूर मत जाइए, आप साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स को ही देख लीजिए, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। इन्होंने कह भी दिया कि यूएस के साथ जो हमारी ट्रेड डील हुई हैं या जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, हम उससे नकार देते हैं। अब ये बताइए कि जो एक, मैं ये नहीं कहता कि कौन इकोनॉमी बड़ी है, वो अपने आप में बड़ी हैं, हम अपने आप में बड़े हैं, हर देश अपने आप में बड़ा है, ठीक है। अगर वो स्टैंड ले सकता है, श्रीलंका खुद कह सकता है, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे सकता है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें उस खामोशी की कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी पड़ेगी। हाँ, किसी न किसी रूप में आपको देनी ही पड़ेगी जी। अभी भी समय है, अगर हम सही स्टैंड लेंगे, मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर लें। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे एमएल सर आज? नहीं, मेरा कहना यही है कि हमको चीज़ों को बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें हैं, ये नहीं है कि ये हर एंगल से नेगेटिव ही हैं, बहुत सारे एंगल से। मुझे एक एग्जांपल याद आता है कि एक बार यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था और जम्मू कश्मीर से एक बंदा था और उसने अच्छी रैंक ली थी, शायद टॉप 10 में था वो, और शायद वो फर्स्ट ही हो, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। लेकिन उसने ये कहा था कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने कुछ नहीं किया, और तब इंटरनेट नया नया आया था और उसने टॉप किया था। और उसने कहा था कि ये ऑनलाइन और ये प्लेटफॉर्म से ही, यही मेरा सोर्स था जिससे मैं यहाँ तक पहुँचा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव तो है, लेकिन जो उसका शाह पक्ष है, जो एक डार्क साइड है, वो डार्क साइड ये है कि चीज़ों को मिस इंटरप्रेट ज़्यादा किया जाता है। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि इस चीज़ को सही दिखाना है, इस चीज़ को गलत दिखाना है, ये आज जो चश्मे आप पहना रहे हैं, जिन चश्मों से देखने के नज़रिया आप बना रहे हैं, उसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। पॉडकास्ट में आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि बहुत सारे लोगों को बहुत अधूरा ज्ञान होता है, बहुत छोटा छोटा ज्ञान होता है, छोटे छोटे वीडियोस, छोटी छोटी रील्स देख के लोग, उन्हें लगता है कि हम ईरान के और इजराइल के युद्ध को समझ पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को समझ पाएंगे एक्चुअल में फैक्ट्स क्या थे। जी जी। और जब वो लोग पढ़ेंगे और उस तरीके के आगे वीडियोस देखेंगे तो शायद कमेंट्स में आपको हो सकता है कि शायद आगे की जानकारी के लिए भी कमेंट्स आएँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को लेके उसको पूरा रिसर्च करना चाहिए, उसकी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा वो खतरनाक होता है, वो खतरनाक होता है, वो किसी काम का नहीं है। ये वैसी बात है, देखिए, जब तक आपको अपना मर्ज पता नहीं होगा, आपको अगर अपनी बीमारी पता नहीं होगी, तो सही दवा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। तो पहले आप बीमारी को सही से पकड़िए और उसकी दवा लीजिए, तभी मर्ज ठीक होगा। बिल्कुल। आप मर्ज दूसरा है, दवा दूसरी दे रहे हैं, तो ठीक होने की संभावनाएं ना के बराबर है। किसी भी चीज़ की आपको लगा हो कि इस संदर्भ में, चाहे वॉर का टॉपिक था, अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ बेहतर टॉपिक्स या कुछ और पढ़ते हैं या कुछ और चीज़ों के बारे में आपको और ज़्यादा नॉलेज है, आप कमेंट्स कीजिए, बताइए। और आपके कुछ सवाल हों तो प्लीज़ आप वो भी मेंशन कीजिए कमेंट्स में, क्योंकि एमएल सर आज बड़े बिजी शेड्यूल में से हमारे पास आए थे और आपके कमेंट्स आएंगे तो शायद आगे भी फिर से इनसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सर। नमस्कार।